हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा, यह लोह युक्त यौगिक है। तीसरा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में सही कथनों को चुनना है। यदि हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह आपका सही होगा। दूसरा है, यह लोह युक्त यौगिक है, ये भी आपका सही होगा। तीसरा है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो यह आपका गलत होगा, क्योंकि रोगों के प्रति प्रतिरक्षा WBC करती है, यानी वाइट ब्लड सेल्स करती हैं। चौथा है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी आपका सही होगा, यानी 1, 2 और 4 आपके सही होंगे। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में सही को चुनें। यह रिपोर्ट FAO, IAFD, यूनिसेफ, WFP और WHO की संयुक्त रिपोर्ट है। अफ्रीका में 21% जनसंख्या भूखमरी से पीड़ित है। तीसरा है, 5 वर्ष से कम आयु के 15% बच्चे ठिगनेपन यानी स्टंटिंग से पीड़ित हैं। तो इसमें हमें रिपोर्ट के बारे में सही को कथनों को चुनना है। तो पहला आपका सही होगा, यानी ये रिपोर्ट जो है FAO, IAFD, यूनिसेफ, WFP और WHO की संयुक्त रिपोर्ट है, तो इसका ए सही, पहला सही होगा। दूसरा है, अफ्रीका में 21% जनसंख्या भूखमरी से पीड़ित है, ये भी आपका सही होगा। तीसरा है, 5 वर्ष से कम आयु के 15% बच्चे ठिगनेपन स्टंटिंग से पीड़ित हैं, तो ये आपका गलत होगा। यहाँ पर हम वैश्विक स्तर पर बात कर रहे हैं, तो ये आपका कितना है, 22.0% है, तो ये आपका गलत होगा। ऑप्शन इसमें 1 और 2 सही होंगे। नेक्स्ट है, इसको व्याख्या हम देख लेते हैं। विश्व में खाद्य सुरक्षा पोषण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार यह संयुक्त रूप से खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IAFD, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा तैयार की जाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये इन सभी की संयुक्त रिपोर्ट है। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर आपको UGC नेट में देखने को मिल जाएंगे। फिर है, वर्ष 2020 में भूखमरी से पीड़ित लोग अनुमानित 720 मिलियन से 811 मिलियन तक लोग भूखमरी से पीड़ित थे। अफ्रीका में 21% जनसंख्या भूखमरी से पीड़ित है, किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सर्वाधिक। यदि पूछ लिया जाए भूखमरी से पीड़ित लोग कहाँ पर, 21% अफ्रीका में है, जो कि किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना से सर्वाधिक है। बाल कुपोषण, यदि हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो ठिगनेपन यानी स्टंटिंग, 5 वर्ष से कम आयु के 22.0% बच्चे ठिगनेपन से पीड़ित हैं। दुबलापन, 5 वर्ष से कम आयु के 6.7% बच्चे दुबलेपन से पीड़ित हैं। अधिक वजन ओवरवेट, 5 वर्ष से कम आयु के 5.7% बच्चे अधिक वजन के हैं। तो ये तो हमने वैश्विक स्तर पर बात की। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में स्टंटिंग में 5 वर्ष से कम आयु के 30.9% बच्चे ठिगनेपन यानी स्टंटिंग से पीड़ित हैं। दुबलापन, 5 वर्ष से कम आयु के 17.3% बच्चे दुबलेपन से पीड़ित हैं। अधिक वजन वाले 5 वर्ष से कम आयु के 1.9% बच्चे वजन के हैं। तो ये हमने वैश्विक रिपोर्ट की बात कर ली। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा संचार में बाधा नहीं है? तो यहाँ पर याद रखना है, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए शोर, दूसरा है भाषा, तीसरा है आय समूह, चौथा है बोरियत। तो संचार में यदि कोई बाधा नहीं होता तो वो क्या है, आय समूह नहीं होता। ठीक है, यानी इनकम ग्रुप आपका बाधा नहीं होता। संचार में शोर भी आपका बाधा हो सकता है, भाषा भी और बोरियत भी। यदि किसी का मन नहीं है बात करने का तो वो भी संचार में बाधा डाल सकता है। केनेथ ब्रूक मॉडल में संचार प्रक्रिया के तत्व कितने हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो केनेथ ब्रूक मॉडल की यदि बात की जाए तो संचार प्रक्रिया में 5 तत्व हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। इसको हम व्याख्या में देखें। केनेथ ब्रूक मॉडल, ब्रूक के अनुसार संचार प्रक्रिया के अंतर्गत 5 तत्व आते हैं। संदेश एक पृष्ठभूमि में निहित होता है तथा अनुभूति पर आधारित होता है। संचारक एक वितरण के रूप में अपनी अनुभूतियों का विस्तारण संचार माध्यमों के द्वारा करता है और विस्तारण का उद्देश्य होता है ग्रहणकर्ता तक पहुंचाना तथा उसे प्रभावित करना। यहाँ पर इन्होंने 5 तत्व बताए हैं: कार्य, संचारक, संचार माध्यम, उद्देश्य, पृष्ठभूमि। ये इनके केनेथ ब्रूक के अनुसार संचार प्रक्रिया के 5 तत्व हैं। नेक्स्ट है, ICDS भारत में कब प्रारंभ हुआ?
ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1978। तो ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये कब आई? 1975। ऑप्शन ए इसका सही होगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भारत में स्कूल पूर्ण बालकों एवं गर्भवती तथा धात्री माताएं जो लैक्टेशन वुमेन होती हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ 1975 में किया गया। कार्यक्रम में टीकाकरण, पूरक आहार, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण ये सब इसमें दिया जाता है ICDS में, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में। कब आई है? 1975 में। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए समस्यात्मक, ऑप्शन बी एक सार और विश्व की ओर उन्मुख, ऑप्शन सी लोचमय और सीखने वाले के अनुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अनौपचारिक शिक्षा क्या है? ऑप्शन सी इसका सही होगा, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा जो होती है लोचमय होती है, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जो व्यक्ति जैसे सीखना चाहता है उसके अनुसार इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा की यदि हम बात करें, औपचारिक शिक्षा जो होती है ये कैसी होती है? शिक्षा की सीमित अवधि होती है। जैसे कि आप स्कूल कॉलेज वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, एक सीमित टाइम होता है कि इतने टाइम में हमें अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करनी है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, अनौपचारिक शिक्षा जैसे कि प्रसार शिक्षा होती है, गाँव में जा जाकर लोग बताते हैं, कुछ प्रशिक्षण देते हैं, जैसे HR के बारे में हो गया या कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे कृषि से संबंधित जो भी उपकरण हैं उनके बारे में बताना ग्रामीण लोगों को, तो वो सब क्या है, वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। विशिष्ट अवधि में चयनित होकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी इसका कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि ये लिमिटेड टाइम के लिए है। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति पर निर्भर करती है। दूसरा, ये जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है। आपने देखा होगा हम स्कूल कॉलेज जाते हैं तो हमारे पास एक सिलेबस होता है, सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है। फिर अनौपचारिक शिक्षा की बात करें, विविध और बहुमुखी पाठ्यक्रम होता है, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुमुखी पाठ्यक्रम होते हैं, तो ये आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा। फिर है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। औपचारिक शिक्षा हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए लेते हैं, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो हम अपनी आवश्यकताओं, पर्यावरणीय परिस्थितियों और परस्पर संबंधों के बारे में जानकारी देने की प्रक्रिया होती है। तो ये आपका सही होगा, ठीक है। ये आपका होगा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। परंपरागत विश्वविद्यालय से संबंध, जिसमें किसी विद्यालय का कॉलेज तक सीमित रहता है, यानी ये किसी औपचारिक शिक्षा जो होती है ये क्या होती है, किसी भी विश्वविद्यालय कॉलेज से संबंधित होती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसमें शैक्षिक व्यवस्था सीमित नहीं होती, यानी व्यक्ति को सीखना हो तो ऐसा नहीं है उसे कॉलेज स्कूल वगैरह जाना हो या सीमित हो। अनौपचारिक शिक्षा कैसी होती है, जैसे हम गांव में कोई भी किसी भी मतलब टॉपिक पे हो गई, जैसे अभी हमने बात की कृषि से संबंधित, यदि हमें बीज बोना है या इक्विपमेंट के बारे में जानकारी लेनी है या जो गृहिणियां हैं उनको स्वास्थ्य के बारे में बताना है या टीकाकरण के बारे में बताना, ये सब क्या है, ये अनौपचारिक शिक्षा है। तो ये क्या है, ये व्यवस्था जो होती है सीमित नहीं होती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का प्रारंभ कहाँ की गई थी? प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कोलकाता विश्वविद्यालय। तो प्रसार शिक्षा की यदि हम बात करें, ये कहाँ पे की गई थी? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी यदि आपसे पूछ लिया जाए? 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रसार शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों का सही अनुक्रम दीजिए, यानी हमें होम मैनेजमेंट करना है, उसकी प्रक्रिया हमें सही क्रम में लगानी है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, नियोजन संगठन प्रतिसूचना क्रियान्वयन, दूसरा है नियोजन संगठन क्रियान्वयन प्रतिसूचना, तीसरा है नियोजन क्रियान्वयन संगठन प्रतिसूचना, चौथा है नियोजन प्रतिसूचना संगठन क्रियान्वयन। तो यदि हम गृह प्रबंधन में प्रक्रिया के चरणों को पढ़ते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, कोई भी मान लीजिए उसे बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा यानी नियोजन करेगा।
फिर क्या करेगा, फिर वो एक संगठन बनाएगा, संगठन यानी कि सभी को जो भी घर के मेंबर्स होंगे सभी का संगठन बनाएगा, सभी को अपने अपने वो काम देगा जो जो उनको काम करने हैं। फिर क्या करेगा, उन कामों को वो करेंगे यानी क्रियान्वयन होगा। फिर उसके बाद क्या आता है, प्रतिसूचना आता है, यानी इसमें बी सही होगा। ऑप्शन बी, पहले नियोजन, फिर संगठन, फिर क्रियान्वयन और फिर प्रतिसूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? ऑप्शन ए वसा, दूसरा है शर्करा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर लिपिड्स का जो पाचन है वो किस किस की उपस्थिति में होता है वो हमें बताना है। पहला है लाइपेज, दूसरा है पित्त अम्ल, तीसरा है पैप्सिन। तो यदि हम बात करें लिपिड्स के पाचन की तो ये लाइपेज और पित्त अम्ल की उपस्थिति में होता है, यानी कि 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ एमसीक्यू सॉल्व करे। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। ठीक है, थैंक यू।